नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश भर में लगातार कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। लिहाजा तीसरी लहर का ट्रेलर हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी जो दूसरी लहर में हम और आप फेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे चरमरा रही हैं, लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है और इस बीच 24 घंटे का आंकड़ा जो है वो लगातार डरा रहा है। भारत में 24 घंटे में कोरोना ने 4187 लोगों की जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी है। कोरोना से रिकॉर्ड 4191 लोगों की मौत हुई है। 4,01,228 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना से अभी तक आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 54,022 नए केस सामने आए हैं, 898 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 19,832 नए मामले सामने आए हैं, 341 मरीजों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 48,781 नए केस सामने आए हैं और 592 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना के रिकॉर्ड ये मामले 24 घंटे में कितने केस आए, कितने लोगों की जान गई, उन तमाम आंकड़ों से आपको वाकिफ हम करा रहे हैं। तो क्या तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयार हैं हम? ये ऐसे वक्त में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर को जब हम समझ नहीं पाए, दूसरी लहर को लेकर हम कोई तैयारी नहीं कर पाए, दूसरी लहर में ही आलम यह है कि हर घर में एक शख्स की जान जा रही है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो सरकारी आंकड़ों में कुछ और तमाम आंकड़े आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गांव-गांव, देहात-देहात अगर आप घूमेंगे तो वहां पर हालात बद से बदतर है, जिनका आंकड़ा भी सही से सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आना तय है, ये बात कही जा रही है, तो आप सोचिए कि आखिर क्या होगा और कैसे हम निपटेंगे इस तीसरी लहर से। तो लगातार दूसरी लहर का कहर जो है वो जारी है। आपको बता दें कि आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए आप उन्हें समझिएगा कि कैसे इस वक्त देश में क्या हालात हो रहे हैं। तो लगातार कोरोना का दूसरी लहर का जो कहर है वो जारी है। इसके अलावा डेडली कोरोना का डेथ रिकॉर्ड जो है वो भी लगातार नए आंकड़ों में तब्दील होता हर दिन नजर आता है। लेकिन इस बीच मजबूरी यह है और परेशानी का सबब यह है कि अस्पतालों में न बेड है और न ही ऑक्सीजन है, और इसकी वजह से मरीज जो हैं वो बेबस हैं, लाचार नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी है उन मरीजों के तीमारदारों की जो जगह जगह अपने मरीजों को लेकर भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन बेबसी की नजरों से अस्पताल की तरफ देखते हैं कि शायद हमारे मरीज को अस्पताल में बेड मिल जाए, शायद वक्त पर उसका इलाज हो जाए, शायद वक्त पर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो हम अपने मरीज को बचा पाएंगे। लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ हो नहीं रहा है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनों के ही हाथों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हमारा देश कितने बड़े संकट से जूझ रहा है, और उससे भी बड़ी परेशानी है कि उससे निपटने की कोई भी तैयारी हमारी नहीं है। 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो 4,01,078 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं, और वही 24 घंटे में मौत का आंकड़ा जो है वो 4,187 पहुंच चुका है। और इसके अलावा लेकिन राहत की बात यह भी है कि 24 घंटे में 3,18,609 मरीज ऐसे भी हैं जो स्वस्थ हुए हैं। तो हमें थोड़ा इन आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा, ताकि जिससे कोई भी पैनिक ना हो और ये उम्मीद विश्वास बना रहे कि हम भी सही हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिव केस है 24 घंटे में, उनकी संख्या है 78,282 एक्टिव केस जो है वो बढ़े हैं 24 घंटे में। तो शहर शहर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस बीच सरकार सिस्टम पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। पूरी तरह से चरमरा गई है स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि थर्ड वेव की बारी आ गई है। लेकिन हमारी कितनी तैयारी है इस तरफ अभी भी किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हम उससे कैसे निपटेंगे, ये कोई प्लान, ये कोई रणनीति किसी भी सरकार की अभी तक सामने नहीं आई है। और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा बयान के देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। ताजा बयान के मुताबिक 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में केस में कमी देखी गई है। कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में केस में इजाफा हुआ है। तो कुछ जगह ऐसी जहां पर कमी देखी गई। देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं। और जहाँ 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहां पर कि केस लोड ज्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और
क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। और इधर एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी आरती आहूजा ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आपको हम सुनवाएंगे, किसी तकनीकी खामी की वजह से बाइट जो है वो प्ले नहीं हो पा रही, आपको हम सुनवाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब एक नजर डाल लेते हैं तमिलनाडु की अहम खबर पर। दरअसल तमिलनाडु में 24 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सीएम बनते ही मुख्यमंत्री स्टालिन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें आपको कि 10 मई से 24 मई तक तमिलनाडु में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही इस दौरान इजाजत जो है वो दी गई है। तो लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं और जगह जगह नई नई पाबंदियां सामने आ रही हैं। तो लगातार अपडेट आपको हम कर रहे हैं कि कहां पर लॉकडाउन की व्यवस्था है, कहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 15% से ज्यादा हो चुका है। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 7 राज्यों में एक्टिव केस 50,000 से 1 लाख के बीच है। 9 राज्यों में 5 से 15% के बीच एक्टिव केस नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तमाम जगह की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की, जहां पर केस में कमी देखी गई है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा में केस में इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि तीसरी लहर आ रही है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर पर कंफ्यूजन क्यों है? दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसकी तीसरी लहर आने की भी बात होने लगी है। ये बात केंद्र सरकार की तरफ से ही आई है। हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन शुक्रवार को फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या फिर कहीं ना आए। तो आपने समझा कि आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आना तय है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगर हम उपाय करेंगे, एहतियात बरतेंगे तो फिर तीसरी लहर नहीं आएगी। तो कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। अभी ये तय नहीं है कि कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी। पहले ये बात कही गई थी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। और इसके अलावा 7 मई को क्या कहा, यह भी आप जरा समझ लीजिए। हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि तीसरी लहर ना आए, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि गाइडलाइंस कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। तो पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, लहर आएगी भी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और अगर आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर हम सही से गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हो सकता है कि इस तीसरी लहर को आने से टाला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तीसरी लहर को लेकर ही हम अभी कंफ्यूजन है, हम कोई बात एक सटीक नहीं कह पा रहे हैं, हर दूसरे दिन हमारी बातें पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, तो फिर ऐसे में कैसे हम भरोसा करें कि तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं निपटने के लिए, और अगर नहीं आती है तो क्या गाइडलाइंस ऐसी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा और सख्ती से उस कड़ाई का पालन करना होगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। What next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. The third wave may not lead anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts, and in the cities everywhere. तो
तो आखिर तीसरी लहर जो है वो कितनी खतरनाक है, और दूसरी बात ये कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरीके से हाथ खड़े करता नजर आ रहा है कि अगर आपको लक्षण दिखें तो आप रिपोर्ट का इंतजार ना करें, बल्कि आप घर पर रहकर इलाज शुरू कर दीजिए। मतलब साफ है कि अब आपको सरकार के भरोसे नहीं रहना है, भगवान के भरोसे रहिए। अगर उसकी मर्जी होगी तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं होगी तो अस्पतालों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी तीसरी लहर के बारे में जानने के लिए डॉक्टर्स का पहला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको हम एक चीज और बता दें कि लगातार नंबर हमारा जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो डॉक्टर्स का, देश के जाने माने डॉक्टर्स का बड़ा पैनल इंडिया न्यूज पर मौजूद रहता है। आप हमें कॉल कीजिए, आपके मन में कोई भी दुविधा है, किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं या कोई भी सलाह मशवरा डॉक्टर से आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का आप जवाब मांगिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जो कि एसओ डायरेक्टर फोर्टिस एस्कॉर्ट के हैं वो जुड़ चुके हैं। इनके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले कौशलकांत मिश्रा सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। सर, पहले कहा गया कि तीसरी वेव जो है वो आनी तय है, वो हर हाल में आएगी। कैसे आएगी, कब आएगी, कितनी गंभीर होगी ये तीसरी लहर, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कहा यह जा रहा है कि अगर हम सही से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। मनोज सर, क्या लग रहा है, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, बड़ा मुझे आश्चर्य सा भी लगा था कि जब सेकेंड वेव अपने पीक पे है और इतने सारे केसेज, 37 लाख, पूरे 37 लाख एक्टिव केसेज हो गए हैं देश में, उस समय तीसरे लहर की बात कही गई। और 2 दिन पहले बुधवार को हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा कि ये इनएविटेबल है, टाइम प्रोफाइल नहीं बता सकते। उन्होंने दोबारा तुरंत रिकैलिब्रेट किया है और वो कह रहे हैं कि हम बच सकते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है, क्योंकि मुझे लगता है इतना जल्दी स्टेटमेंट में चेंज जो है आम जनता को भी कंफ्यूज करती है। बट अभी मेरा ये कहना है कि हम लोग सेकंड वेव से जूझ रहे हैं, वहां हमारी तैयारी कम पड़ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड्स की किल्लत हो रही है। तो अभी हमें थर्ड वेव को, ठीक है, एंटिसिपेशन अच्छी चीज होती है किसी भी पैंडेमिक से लड़ने के लिए, लेकिन वो एक भय का भी माहौल पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कैलिब्रेशन किया है, रिकैलिब्रेट किया अपने स्टेटमेंट को कल, वो ठीक है कि चीजें अभी ठीक की जाए। सेकेंड वेव में लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और साथ में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इंडिविजुअल लेवल पे एंड इवन सिस्टम लेवल पे भी, जहां चुनाव रैलियां हो रही थी, जहां कुंभ आयोजन हो रहा था, इन सब चीजों को, जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे, उनको रोक के, और मैं इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं कि हम लोग अभी बिल्कुल असहाय नहीं हुए हैं। अगर हम लोग अपने सिस्टम को मजबूत करें और अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक करें, दोनों व्यक्तिगत लेवल पे और सामाजिक और राजनीतिक लेवल पे, तो हो सकता है कि थर्ड वेव को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर का रुख कर लेते हैं। धर्मवीर हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम जी, बेटा है, उस उम्र उसकी 44 साल है, उसको बुखार है 3 दिन से 100, और उसका ऑक्सीजन लेवल है 94, और टाइफाइड उसको टेस्ट में आया है जी। तो क्या दें उसको? ठीक है, डॉक्टर कौशलकांत। इन्होंने बताया कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 है, उसको 4 दिन से फीवर आया है और उसका टाइफाइड टेस्ट में आया जी। तो मुझे लगता है कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, साथ में कोविड का RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट दोनों कराने चाहिए, क्योंकि आजकल RT-PCR पूरी तरह से नहीं केसेस को फाइंड आउट कर पा रहा है। तो टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टाइफाइड का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है धर्मवीर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं समझना चाहूंगी डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा आपसे, कि आप जरा ये समझाइए कि मैंने यही सवाल डॉक्टर मनोज कुमार से भी पूछा था कि तीसरी लहर को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, क्यों हम नहीं समझ पा रहे कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। अब कहा जा रहा है कि अगर गाइडलाइंस का आप पालन करेंगे, सही से आप इसका सामना करेंगे तो हम इससे बच भी सकते हैं। तो करना क्या है, ये कंफ्यूजन क्यों है इतना? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, मुझे मालूम है कि तीसरी वेव आएगी और चौथी भी आएगी और 5वीं भी आएगी, टोटल 5 वेव आएगी कम से कम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जैसे मेरी फिंगर्स है ना, ये फर्स्ट पीक था, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इसी तरह से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साइंटिफिक एडवाइजर के कहने की टाइमिंग गलत हो सकती है,
लेकिन उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। फिर उसको जो रिकरेक्ट किया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं आएगी, ये हमें भी पता और आपको भी पता और पूरे देश को पता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेव आएगी। तो वो अपनी पोजीशनिंग ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, जो भी चीजें कही जाए, उनका कहना गलत नहीं है। टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। पिछली बार साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये गलती की थी, उन्होंने सेकेंड वेव के बारे में नहीं बताया था। ये कहें कि बताया था पर पब्लिकली नहीं बताया था। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पिछली बार पब्लिकली नहीं बताया था, इस बार पब्लिकली बता दिया तो ठीक किया, कम से कम देश की सरकार ने तो देश के लोग तो जागरूक हो जाए। ठीक है, ये कहना चाहूंगा। और तीसरी वेव देखिए, जितनी पैंडेमिक्स हुई हैं अभी तक पूरे विश्व में, 8वीं शताब्दी से लेकर के आज 21वीं शताब्दी के बीच में करीब करीब 13 से 15 पैंडेमिक्स हुई हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8 पैंडेमिक्स में 5 पीक्स आए हैं। थर्ड पीक हमेशा सेकेंड पीक से बड़ा है। अब इसका जो बिल्कुल साइंटिफिक है, ये इसमें कोई गेस डाउट है ही नहीं। अगर हमारी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सेकेंड वेव में इन्वॉल्व हो जाती है तो थर्ड वेव सेकेंड से छोटी होगी। लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो आंकड़े अवेलेबल हैं उन आंकड़ों को अगर हम 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी बढ़ा लें, जैसा कि ये भी बोला गया है कि जो डाटा आ रहा है उससे 50 गुना ज्यादा है, अगर हम 50 गुना भी बढ़ा लेते हैं और अगर वो करेक्ट मान लेते हैं तो शायद थर्ड वेव जो है सेकेंड वेव से छोटी हो सकती है। अदरवाइज थर्ड वेव सेकेंड वेव से बड़ी होगी। और जो प्रेडिक्शन बच्चों या वर्जिन पॉपुलेशन का मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जिनमें इन्फेक्शन नहीं आया, बच्चों को लेकर भी दरअसल सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो बच्चों को ही लेकर हो रही है कि तीसरी वेव जो है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए हम उनका रुख कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? अकबर, पूछिए अपना सवाल। अकबर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। लगता है आवाज नहीं आ रही है। अकबर, अगर आप शो देख रहे हैं तो आप हमें दोबारा से कॉल कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी आवाज आप तक। इस बीच मैं एक चीज डॉक्टर मनोज आपसे समझना चाहूंगी कि दरअसल हम लोगों को जो है फेसबुक पर भी लोग सवाल लिखते हैं, हमें ट्वीट भी करके सवाल लिखते हैं कि जब डॉक्टर सर के पैनल आपके साथ जुड़े तो आप ये सवाल पूछेगा। एक हमारे साथ सवाल पूछा गया है और ये वो जानना ये चाहती हैं दरअसल कि कहा यह जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अगर संक्रमण के लक्षण आपको दिख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, आपने टेस्ट करा लिया है, लेकिन आप रिपोर्ट आने का इंतजार ना करें, घर पर ही आप इलाज शुरू कर दें, तो क्या जो हॉस्पिटल्स में दवाई वगैरह दी जा रही है उसका इस्तेमाल घर पर किया जा सकता है बिना ये जाने कि हमें कोविड है कि नहीं है? देखिए, मैं आपसे एक चीज बताऊंगा कि हर कोविड केस एक से अलग होता है। ऑल केसेज आर डिफरेंट। आप इस तरीके से कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और आपने देखा होगा कोविड टोटली एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, एक जगह बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण के और दूसरे एंड पे बिल्कुल सीवियर ARDS वाली पिक्चर लेके आता है और पेशेंट्स की लंग पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती है और उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरह की का स्टेटमेंट मैं टीवी पे बैठ के नहीं दूंगा कि जो दवाइयां अस्पताल में चल रही हैं घर पे शुरू कर दें। बट मुझे ये लगता है कि अगर लक्षण है तो जो माइल्ड कोविड की दवाइयां हैं उसको आप ले सकते हैं, बट वो भी डॉक्टरी परामर्श के साथ। आप आसपास जो भी फिजिशियंस हैं उनको अपने लक्षण बताएं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि RT-PCR के टेस्ट आने में 4-4 दिन लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने देखा कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी कहते हुए कि CT के रेडिएशन हैजार्ड हैं, ये हैं, वो हैं, बट मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये हर केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सैचुरेशन बहुत रैपिडली ड्रॉप कर रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में CT स्कैन भी अनिवार्य होता है। तो ऐसा कहना, ये बिल्कुल इंडिविजुअल केस बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और घर पे जो चीजें, जो कॉमन चीजें हैं जैसे जिंक है, विटामिन C है, फीवर के लिए पैरासीटामोल है, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन भी सेफ है, वहां ले सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स हल्की जैसे एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कि हमेशा आप अपना एक डॉक्टर से, आसपास के किसी भी फिजिशियन से संपर्क बनाए रखें। सही बात है। अगर आपको कोई बीमारी है उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है और अगर आपको पता भी नहीं है कि वो बीमारी है कि नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर्स के पास ना जाकर घर पे इलाज आप शुरू कर दें। ये कहीं ना कहीं लापरवाही भरा बयान स्वास्थ्य मंत्रालय का है। अगले कॉलर पंकज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे मम्मी पापा दोनों ही जो है ना 10-15 दिन
पंकज अपना सवाल पूछिए। हेलो जी पंकज, आप तक आवाज आ रही है? पंकज सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? तो लग रहा है पंकज से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पंकज आप हमें दोबारा से कॉल कीजिए और उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर पालिए। प्रदीप अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी प्रदीप, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि मैं 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तो डॉक्टर से इलाज भी का, एंटीबायोटिक पैरासिटामोल ली, उससे असर नहीं हुआ। तो मैंने फ्लेक्सोन की गोली ली, तो उससे थोड़ा मैं ठीक होता चला गया। और मैंने अपने घर पे इलाज भी किया, तो फ्लेक्सोन प्लस विटामिन की गोली लेता रहा। तो मैं फीवर वगैरह कुछ नहीं, खांसी वासी नहीं है। 1.5 महीना हो गया मेरे को ठीक हुए। तो मैं क्या सफर कर सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टर कौशलकांत। हाँ जी, अब 1.5 महीना हो गया है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, न खांसी है, न बुखार है, न जुकाम है, तो ये फिट है और ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस ये होगी कि लोगों की, सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए घर में ही रहें, बिना मतलब के बाहर न घूमें। अगर जाना भी है बहुत एसेंशियल काम के लिए तो मास्क लगाएं और जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन उनको फॉलो करें। ठीक है, तो आप सफर बेशक कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर भी बहुत बुरा हाल है। और आप जब इस बीमारी को मात देकर आए हैं, बाहर निकले हैं, तो अपना बेहद ख्याल रखिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने उसको इस बीमारी से निजात दिलाई है। लेकिन कोई भी कदम अब ऐसा मत उठाइए, अगर बेहद जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलिए। तो लगातार डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर इंडिया न्यूज पर मौजूद है। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करिए और अपने सवाल का जवाब मांगिए। और कोई भी अगर सलाह मशवरा आप चाहते हैं डॉक्टर से तो आप वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर मनोज, एक चीज बताइए, जो तीसरी वेव की बात कही जा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। अब इस बीच जो माँ बाप हैं उनकी टेंशन ये है कि बच्चों के लिए तो टीकाकरण की भी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, तो बच्चों का कैसे ख्याल रखे पेरेंट्स? हाँ, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि देखिए ये जो थर्ड वेव की जो साइज होगी या कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग सेकेंड वेव में बच गए हैं इन्फेक्शन से। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव में 20 से लेकर 40-45 साल की उम्र में बहुत कम केसेस हुए थे। अब सेकेंड वेव में आप देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स हो रहे हैं और बड़ा सीवियर हो रहा है। इसमें वेरिएंट का रोल है, ये तो पक्का है। और जैसे आपने अभी नया एक आंध्रा का जो स्ट्रेन आया है N440K, वो भी काफी रैपिडली फैल रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी बहुत हाई है और इसके बारे में निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये फेटल भी ज्यादा है। तो तीसरी वेव में और जितना ये वायरस एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाएगा उतने ही इसमें म्यूटेशन की संभावना बढ़ेगी। तो तीसरे वेव का जो टाइम प्रोफाइल होगा, किस समय ये आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास देश में कितने सारे स्ट्रेन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो पैदा हो चुके हैं। और इसके लिए जो बचाव का तरीका यही है कि हम अपने जो वैक्सीन है इसको अपग्रेड करें और जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए भी, जैसे अभी कनाडा ने फाइजर की जो वैक्सीन है उसको 15 साल के बच्चों के लिए भी, 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूव की है, क्योंकि पहले 16 साल तक दी जा रही थी। तो उसी तरह से हमें भी बच्चों के लिए वैक्सीन लाना पड़ेगा। और अभी ये चिंता जायज है कि वो पॉपुलेशन जो है चिल्ड्रन और एडोलसेंट का वो बच गया है, उसमें अभी कम केसेस हुए हैं और तीसरी लहर में शायद वो ज्यादा प्रभावित हो। जितना हो सके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और वैक्सीन पे हमें जल्दी काम करना होगा इस एज ग्रुप में। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं। जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो आप पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप अब्दुल्ला? अकबर, माफ कीजिएगा। अकबर, अपना सवाल पूछिए। अकबर बहुत परेशान है, बार बार हमें कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके हालांकि टीवी के वॉल्यूम की आवाज हम तक आ रही है। अकबर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से कोशिश कीजिए सवाल पूछने की। चलिए, अकबर से आगे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अकबर, आप दोबारा से कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा से लगाइए हमारा नंबर। और अकबर की तरह अगर कोई और भी आप लोगों के मन में कोई भी संशय है, कोई भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल ऐसा जिसका जवाब आप चाहते हैं या घर बैठे कोई सलाह मशवरा आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ अमित जी। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ जी। मेरा जो है 9 मार्च को मैंने फर्स्ट अपना डोज लगवाया था वैक्सीनेशन का और उसमें 8 अप्रैल को मुझे जो है कोविड हो गया पॉजिटिव और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस समय वैसे
और मुझे जो है अब सेकंड डोज लगवानी है मुझे, और मेरा CRP लेवल इस समय 5.3 है और डी डाइमर लेवल 520 नैनोग्राम है। क्या मैं ले सकता हूँ सेकंड डोज? ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या वो सेकंड डोज ले सकते हैं? फुल रिकवरी होने के 3 वीक्स के बाद कभी भी ये सेकेंड डोज ले सकते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जो इनकी डेट ऑफ पॉजिटिविटी है, यानी जिस दिन ये पॉजिटिव आए हैं उस दिन के 6 वीक्स के बाद ये डोज ले सकते हैं। ठीक है, तो अमित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको 3rd वीक में ये डोज लेनी है और जिस दिन आप पॉजिटिव आए उस दिन से आपको अपने दिन जो है वो काउंट करने हैं, लेकिन आप डोज ले सकते हैं थोड़े से इंतजार के बाद। तो लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। कौशल कांत मिश्रा का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। सर, आप बच्चों के लिए कुछ बता रहे थे उस वक्त। मैं ये बता रहा था कि जो भी पैंडेमिक या वायरल डिजीज का ये कैरेक्टर होता है कि जो इससे जो पर्टिकुलर वायरस से हर्ड इम्यूनिटी आती है वो तभी आती है जब पूरी सोसाइटी एक बार इन्फेक्ट हो जाए, या वो इन्फेक्ट हो जाए या उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। यही 2 तरीका है जिससे उस पर्टिकुलर वायरस से हर्ड इम्यूनिटी आएगी। अब वायरस के स्प्रेड और वैक्सीनेशन में रेस होगी, जो आगे निकलेगा उसी का रंग हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम वैक्सीनेट प्रॉपरली कर गए, स्ट्रांगली कर गए, और जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक हमने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने और सभी ओहदों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का काम किया और साथ में वैक्सीनेशन लगवाया, तो शायद 3rd वेव कम हो सकती है या कम घातक हो सकती है। लेकिन जैसा हमारे देश की पॉपुलेशन है और जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का रुख है, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि इतने सारे लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। और वैक्सीनेट होने वाली पॉपुलेशन का नंबर कम से कम 65 से 70 करोड़ होना चाहिए अगर हम चाहते हैं इस चेन को ब्रेक कर पाए। अभी तक हमारे देश में 17 करोड़ लोगों के आसपास वैक्सीन लगी है, जिसमें से कुल 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीट वैक्सीन लगी है, बाकी लोगों को सिंगल डोज लगी है। तो सरकार को अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है सर, उस रफ्तार से तो नहीं लगता कि हम दूसरी लहर पर भी काबू कर पाएंगे। आप दोनों मेहमान जरूरी है, डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा के अंबाला की, जहां पर लापरवाही से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, जिसकी वजह से मौत हुई है। घर वालों का कहना है कि उनके मरीज का निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने PGI ले जाने को कहा, जिसके बाद एक एम्बुलेंस में भेज दिया गया, लेकिन इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनके मरीज की मौत हो गई। तो मैंने कहा ऑक्सीजन है ना, कहा भाई चिंता ना कर ऑक्सीजन है, और क्योंकि ऑक्सीजन वाली बात करी थी तो 4000 मैंने कोई बात नहीं, तो ले लियो। यहाँ पे बलदेव का कैंप जाते ही ऑक्सीजन इसकी खत्म हो गई है, पता नहीं कैसे करा भैया, अभी करता हूँ थोड़ा आगे लेके गाड़ी रोकी इसने, थोड़ी हल्की सी करी, लेकिन ऑक्सीजन थी नहीं, इसने दिखाने के लिए वो करी। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा भाई ऑक्सीजन नहीं है, मैंने कहा मेरे भाई बोल नहीं रहा, इसकी आंखें नीचे आ रही है, कह रहा नहीं, मैं जीरकपुर जाके देखते हैं ऑक्सीजन चेक अगर खत्म हो गई किसी ले लेते। ये इसने JP हॉस्पिटल का वहाँ खड़ा करके 10-15 मिनट इधर देखता रहा, फिर मैं JP हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ से बुलाया तो उसको दिखाया तो कह रहा भाई ये तो पूरा हो गया। परिवारजन ने आरोप लगाया है कि इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे से ये कह के बोला भी कि इसमें ऑक्सीजन है सिलेंडर में, और चंडीगढ़ लेके जा रहे थे इसको, तो रास्ते में इसकी जीरकपुर के पास डेथ हो गई है। अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि सिलेंडर में ऑक्सीजन वगैरह थी या नहीं थी, अभी कोई शिकायत नहीं मिली है, तो उसके आधार पर जो भी होगी कार्रवाई। तो डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है, आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मनोज सर भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। और सबसे पहले अब ब्रेक के बाद आने के बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी मनोज सर, और आपसे एक चीज मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि अब WHO भी मान लिया है, WHO ने भी, कि कोरोना हवा से फैलता है। गाइडलाइन में यह लिखा है कि एरोसोल के जरिए दूर तक ये वायरस जो है वो जा सकता है। अब जब WHO भी ये बात मान रहा है कि ये वायरस हवा में फैल चुका है सर, और इस बीच तीसरी लहर की आहट, लोग दहशत में हैं, डर रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें सर, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जब ये रिपोर्ट लैंसेट में पब्लिश हुई थी, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए थे, 10-12 एविडेंस दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ये केवल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है, ये
एयरबॉर्न भी हो सकता है। उन्होंने जो भी तमाम सबूत दिए थे उसमें बड़े कन्विंसिंग से सपोर्ट दिए थे उन्होंने। तो उस दिन से ये चीज मान लेनी चाहिए कि ये ड्रॉपलेट है प्लस साथ में ये एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि हवा में फैल चुका है, बट निश्चित तौर पे अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स किसी एयर स्पेस में में रह रहा है, किसी कहिए कि एक कमरे में रह रहा है, तो उसकी हवा में भी हो सकता है कोरोना हो, या वो थोड़े देर तक परसिस्ट कर रहा है 3 से 4 घंटे। तो इस तरीके से ये है कि उसी के आधार पे ये कहा गया था कि आप घरों में भी, आप अकेले भी हैं तब भी मास्क का उपयोग करें। लोगों ने थोड़ी बहुत इस पे पहल की है, लोग मास्क घर में यूज कर रहे हैं, बट बहुत जगह ये चीजें अभी भी नहीं प्रैक्टिकली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से है कि ड्रॉपलेट तो है ही, ड्रॉपलेट तो हम पिछले साल ही जान चुके, अब ये भी जान चुके हैं कि इसका एरोसॉल ट्रांसमिशन भी है, एयरबॉर्न भी है, बट हाउ लॉन्ग इट परसिस्ट इन एयर ये कहना मुश्किल है। बट जहां वेंटिलेशन की कमी है, जहां पे क्लोज्ड स्पेस है, वहां पे ये बहुत देर तक रह सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे क्लोज्ड स्पेस में वेंटिलेशन प्रॉपर रखें और साथ में घर में भी 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है। डॉक्टर कौशलकांत, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए सिटी स्कैन को लेकर बहुत इस वक्त बवाल मचा हुआ है, भले चाहे वो एम्स के निदेशक की बात करें या फिर और भी डॉक्टर्स की बात करें। एक धड़क कुछ और कहता है, फिर वहीं दूसरा धड़क जो आकर के सामने वो कुछ और अपनी राय रखता है। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते आपकी क्या राय है, क्योंकि एक सिटी स्कैन में 70 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है, तो कोरोना के लक्षण होने पर मरीज को सिटी स्कैन जो है वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का पता चलता है? देखिए, दोनों लोगों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उसके प्रोस्पेक्ट बदल जाते हैं जब आप जिस समय कहते हैं। अभी जैसे सीटी स्कैन की बात आती है, तो पहली चीज ये कि इनिशियल डायग्नोसिस सीटी स्कैन से नहीं होनी चाहिए। इनिशियल डायग्नोसिस का मतलब है कि मेरा 1 से 5 दिन के अंदर, लेकिन 5 दिन के बाद अगर पेशेंट को चेस्ट के सिम्टम है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रही है, उसको ब्रेथलेसनेस है और उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होती है, तो सीटी स्कैन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सीटी स्कैन से 70 एक्सरे का रेडिएशन होता है या उससे ज्यादा का होता है, ये बात हमेशा से रही है और हमेशा से सीटी स्कैन होते रहे हैं। तो उसको इस चीज से रिलेट करना कि जो कि भाई ज्यादा एक्सपोजर करता है, हम नहीं कराएंगे, तो फिर सीटी स्कैन मशीन बनाई क्यों गई? तो जहां पर नीड है, क्लिनिकली डॉक्टर को नीडेड है, और जो ट्रीटिंग डॉक्टर के हाथ में ये डिसीजन होना चाहिए कि उसे सीटी कराना है या नहीं कराना है। ये मरीज या एडमिनिस्ट्रेशन दोनों नहीं डिसाइड कर सकते। ये केवल ट्रीटिंग फिजिशियन का राइट होता है कि वो अपने मरीज के लिए क्या डिसाइड करे, और जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन ट्रीटमेंट कर रहा है वो एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस पर डाउट न करते हुए जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसकी बात माने, और जो भी स्टेटमेंट दिया गया है एम्स निदेशक के द्वारा, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हर आदमी को सीटी करना भी गलत है। ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार, किन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को सिटी स्कैन करने की जरूरत होती है? अभी तो बड़े क्लियर वर्ड्स में डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ये बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड है। मैंने पहले भी कहा कि कोरोना जो है, कोविड-19 एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सीवियरली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, 5 दिन तक आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, और साथ में अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसको आप ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं 6 आवरली, वो कम हो रहा है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको HRCT हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन चेस्ट की चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, जहां पे मैं जो जनरलाइज स्टेटमेंट है कि जो भी रेडिएशन हैजार्ड है, डॉक्टर मिश्रा ने भी बड़ा क्लियर कहा कि ये हैजार्ड सीटी से इनबिल्ट है, ये कोई नया कोरोना पैंडेमिक आने के बाद नहीं हुआ। बट अननेसेसरी कि हम बस हमें कोरोना पॉजिटिव आ गया और हमें सीटी करा लेना है, ये तो गलत है। बट इसके साथ साथ आपको ये देखिए कि अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट है और लो मॉडरेट या मॉडरेट में आपको पता चल जाता है कि फेफड़ा आपका संक्रमित है, तो ऐसा माना जाता है कि इवन एंटीवायरल और स्टेरॉइड को भी शुरू करने के इंडिकेशंस हैं। तो मुझे लगता है सीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है और इसको बहुत जुडिशियली यूज करना चाहिए पेशेंट के साथ, और ये प्योरली डिस्क्रिशन है ट्रीटिंग फिजिशियन का, वही डिसाइड करेगा कि इस पेशेंट की सीटी कब और क्यों होनी चाहिए।
जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और डॉक्टर मनोज कुमार। दरअसल महाराष्ट्र से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीड़ ने राज्य रिजर्व पुलिस पर हमला कर दिया, उनके जवानों पर। दरअसल पुलिस यहां पर भीड़ को खदेड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते इस भीड़ ने उन पर ही हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीड़ ने पुलिस पर यह हमला किया है। आप देखिए कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब पुलिस यहां पर पहुंची, इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो एक बार फिर से डॉक्टर्स का रुख करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब मैं कौशल कांत सर आपसे समझना चाहूंगी कि सिटी स्कैन के अलावा इन्फेक्शन की गंभीरता को जांचने के लिए और क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि सिटी स्कैन भी लोग नहीं करा पा रहे हैं और बाकी दूसरे उपायों की जिक्र करें तो टेस्टिंग भी बहुत कम हो रही है। मैं आपको सारी ट्रीटमेंट लाइन एंड इन्वेस्टिगेशन लाइन क्लियर करता हूँ। अगर किसी पेशेंट को माइल्ड फीवर है या फर्स्ट डे सिम्टम आया है तो वो 5th डे उसको कराना चाहिए RT-PCR एंड एंटीजन। मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे RT-PCR में नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, लेकिन पेशेंट पॉजिटिव है, तो दोनों कराना बेहतर है। इन आइडियल सिनेरियो RT-PCR की रिपोर्ट 2 घंटे में आती है, जो 6 घंटे में मरीज को मिल सकती है, और एंटीजन की रिपोर्ट 15 मिनट में मिल सकती है। पर ऐसा हमारे देश में हो नहीं रहा है। उसकी रिपोर्ट दिल्ली में भी कम से कम 48 आवर्स के बाद आ रही है। और अगर पर मरीज 5वें दिन पहुंचा है हमारे पास, तो CT स्कैन के पहले अगर पेशेंट को लगता है क्रिटिकल है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो हमें फिर एक और ब्लड प्रोफाइल कराना पड़ता है, जिसमें 5 मेन प्रोफाइल है: ESR, CRP, सीरम फेरेटिन, इंटरल्यूकिन 6 एंड D डाइमर। आइडियली ये टेस्ट पहले होने चाहिए, लेकिन IL-6 की रिपोर्ट 2 दिन बाद आ रही है। हो क्या रहा है, CT कराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बच ही नहीं रहा है। क्योंकि जब तक हम CT नहीं कराएंगे, क्योंकि आइडियली तो ब्लड टेस्ट पहले होने चाहिए, CT बाद में होना चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट से पर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अगर 3-3 दिन नहीं आएगी तो डॉक्टर क्या करेगा, मरीज को मरता हुआ नहीं देखेगा, तो उसे CT कराना पड़ता है। और CT में जैसे 25 आउट ऑफ 25 के रेशियो में ग्रेडिंग की जाती है, 25 आउट ऑफ 5, 25 आउट ऑफ 10, 15, 20, 24, ये सीवियरिटी ग्रेड है। अगर सीवियरिटी ग्रेड 7 से कम है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चलना चाहिए। अगर उसको ब्रेथलेस नहीं है तो, अगर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है नहीं है तो, लेकिन अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल कर रहा है, पेशेंट ब्रेथलेस है, तो अगर CT स्कोर 7 से 10 के ऊपर आता है तो दैट इज अ राइट इंडिकेशन, और साथ में D डाइमर हाई है, तो उस समय रेमडेसिविर का रोल आता है, जिसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी मचाई जाती है। रेमडेसिविर का रोल है और है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हमारा D डाइमर हाई है और इंटरल्यूकिन कम है तो स्टेरॉइड को होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर D डाइमर भी हाई है और इंटरल्यूकिन भी हाई है, या D डाइमर कम है और इंटरल्यूकिन हाई है, उस सिचुएशन में मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड IV देना चाहिए। पूरी गाइडलाइन, ये वो फर्स्ट वेव नहीं है जहां पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्लियर नहीं है। आज के समय में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरी तरह से क्लियर है। जो मेजॉरिटी डॉक्टर फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। लोग AC कमरों में बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन में वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारी क्लिनिक में आने वाला मरीज या हमारे पास आने वाला मरीज किस सिचुएशन में आ रहा है। हमें मरीज के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है, न कि आपके फाइलों के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत की बात से कि AC के कमरों में बैठकर डिसाइड नहीं हो सकता कि क्या करना है, कैसा करना है। इस कंडीशन में डॉक्टर मनोज, नहीं लगता कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से तो मीटिंगें होती रहेंगी, उनसे चल भी रही है, कि एक बार डॉक्टर्स के पैनल से भी मीटिंग हो जाए? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना जो है वो उनका विषय ही नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। बेसिकली ये डॉक्टर, वैज्ञानिक और एपिडेमियोलॉजिस्ट की रोल है इसमें। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इन्हीं लोगों को न तरजीह दी जाती है। हर लोग अपने राजनीतिज्ञ जो हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सामने आके कभी अनाउंस करते हैं कि कभी ऐलान करते हैं कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। कोई भी चीजें जो पब्लिक स्टेटमेंट आप देते हैं वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है कि देश के बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, उनसे परामर्श लिया जाए और उनके हिसाब से पॉलिसी का निर्धारण किया जाए। सही बात है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत,
अगर जिस तरीके से अब यहाँ पर हम राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, तो अब वैक्सीन पर जीएसटी लगाने से भी कई राज्य जो है वो केंद्र सरकार से नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा के सीएम ने भी केंद्र सरकार को बकायदा इसके लिए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन से हटाई जाए 5% जीएसटी। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देश के तमाम लोग जो है वो मौत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं, लाचार नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये महामारी है, इससे निपट पाना आसान नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में भी वैक्सीन पर जीएसटी क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये एक उनके लिए एक पॉलिटिक्स का विषय है। पर एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन, मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे वैक्सीन फ्री लग रही है। जो भी लोग 45 साल से ऊपर के हैं वहां पे वैक्सीन फ्री लग रही है। लेकिन जो लोग प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं उनको अगर पैसा दे के वैक्सीन लगाई जाए तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। आप ये समझिए कि जितने में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है आज के जमाने में मार्केट में, उतने में वैक्सीन 3 वैक्सीन लग सकती है, 4 वैक्सीन लग सकती है। वो मैं नॉर्मल रेट टू रेट बता रहा हूँ, क्योंकि 1000 रुपए में अगर एक सिलेंडर मिलता है भरा हुआ, मिलता था, आज तो बहुत महंगा मिलता है, उसमें 4 वैक्सीन लग सकती हैं। तो रेट और जीएसटी की जो पॉलिटिक्स है, ये ज्यादा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। एज ए डॉक्टर मेरा मानना है कि गरीबों को फ्री लगनी चाहिए और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको उनकी चॉइस की वैक्सीन मिलनी चाहिए और वो जिससे चाहे वहां लगा सकते हैं। और वैक्सीन लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सर, वो भी परेशान इस बात को लेकर है ना कि पहली बात तो ये कि प्राइवेट अस्पताल वाले कितना उनसे चार्ज करेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर जीएसटी का फेयर होगा तो फिर वो जीएसटी के हिसाब से मेडिसिन लगवाएंगे। वो भी कंफ्यूज है कि आखिर हमें कितने दाम पे मिलेगी या हमें कितना पे करना होगा इसके लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। जी, आपसे मैं जवाब लूंगी। एक कॉलर जुड़ गया, उनका रुख कर लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? लोकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछे सवाल। मैम, मुझे जानना है, मैं दिल्ली जनकपुरी में रहता हूँ। मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हॉस्पिटल अमर लीला नाम है हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल ओवर बिलिंग कर रहा है कंटिन्यूसली। आई थिंक मेरे हिसाब से 8-9 हजार रुपए डेली का होता है। कोई भी कोविड चार्ज कर सकता है, कोविड में कोई भी हॉस्पिटल। आई थिंक दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। डॉक्टर मनोज, देखिए, मैं तो इस विषय पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल है। जिस हॉस्पिटल्स में है वहाँ के प्रशासकों से बात करें कि क्या सरकारी रेट है। बेड्स और आईसीयू के रेट फिक्स हैं, बाकी खर्चे जो हैं, क्योंकि इसको टीवी चैनल पे बैठ के मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात। और ये समस्या सिर्फ लोकेश की नहीं है, न जाने कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, तमाम राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और एक फिक्स दाम जो है, चाहे वो एम्बुलेंस का हो, आईसीयू का हो या फिर वो कोविड पेशेंट का हो, किसी का भी हो, दाम फिक्स कर देने चाहिए कि इतने में इतना होगा और इतने में इतना होगा। उससे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और लोगों को जबरदस्ती अस्पतालों की मनमानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्त की कमी है। कौशल कांत सर और मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए, हमें इतना कीमती वक्त देने के लिए, साथ ही हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, उनके सवालों का जवाब देने के लिए।